बजिंग स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसका वक्त हो गया है। जो पहला शेयर आज के लिए बजिंग कैटेगरी में आया है वो है प्राज इंडस्ट्रीज का। इनफैक्ट G20 सम्मेलन जो हुआ है उसके बाद से हमने देखा है कि मार्केट में तो एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें भी आप देखिए जो ग्लोबल बायोफ्यूल करार की घोषणा हुई है भारत की ओर से, उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ग्लोबल बायोफ्यूल करार को लॉन्च किया गया है पीएम मोदी की ओर से, उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और जो बाकी देश हैं, बाकी G20 देश जो हैं, उनसे भी इस पहल में शामिल होने का जो निवेदन है वो पीएम मोदी की ओर से किया गया है। अब ये पहल है क्या कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो पेट्रोल में 20% की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो करने की जो एक गुजारिश है वो पीएम मोदी की ओर से इन सभी देशों के सामने की गई है। और भारत में अगर आप देखें तो प्राज इंडस्ट्रीज इस चीज़ का लीडर है। सेटअप किया जो होती हैं ये चीज़ें, उसमें ये कंपनी को महारत हासिल है और उसी का इंपैक्ट आप देखिए स्टॉक में देखने को मिल भी रहा है। 15% का जो उछाल है वो स्टॉक में आज देखने को मिला। इंटरडे में स्टॉक ने 598 रुपये की जो रिकॉर्ड हाई लेवल है उसको भी टच किया है। रिकॉर्ड हाइस के आसपास सर प्राज इंडस्ट्रीज में आपकी क्या राय होगी रवि सर? देखिए, ये मनी 9 के प्रोग्राम पे मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलता भी हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। मलाई जब निकल जाती है तो उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और न्यूज जो है वो आ चुकी है, इम्पैक्ट हो चुका है। अब आपके पास अगर है तो आपको तो पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए 600 रुपए। और दूसरी तरफ है कि थोड़ी गिरावट की बात करें, क्योंकि देखिए बहुत से लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे कि अब न्यूज का रिवर्स इंपैक्ट कितना आएगा। तो इसमें दूसरी जो एंट्री बनती है वो बनती है 540 से 550 रुपए पे। और मैं संदीप जी आपके माध्यम से जो मुझे अभी व्हाट्सएप आया है उसको एक सजेस्ट करूंगा कि लोग ये कह रहे हैं कि G20 के इंपैक्ट में बहुत से शेयर बढ़ गए हैं, लेकिन इन शेयरों पे के अलावा अब क्या हो रणनीति, इस पे चर्चा करने की ज्यादा जरूरत है रवि सर, ये लिखा है किसी ने। तो उम्मीद है कि संदीप जी आप समझ रहे होंगे। देखिए बहुत से स्टॉक बढ़ चुके हैं और उसमें पराज इंडस्ट्री भी एक है। तो दोबारा रीस्ट्रक्चर पे कहां पे जाएगा, क्या वैल्यूएशन होगी, उसके लेवल बताया। और बहुत से स्टॉक्स हैं, तो आप इसके अगर प्रोग्राम आप देखते हैं तो बिल्कुल अमल करें आप लोग। और मुझे लगता है कि इसको कंसीडर करना चाहिए आपको। और अभी के हिसाब से पराज इंडस्ट्री में 550 540 के आसपास आता है, तो फ्रेश इन्वेस्टर बाय करें। करेंट इन्वेस्टर जो बाय कर चुके हैं वो 50% स्टॉक अपना बुक कर लें अभी 580 590 के बीच में। दूसरा 50% जब वापस 650 आएगा तब बुक करिएगा। वापस एंट्री 550 से पहले नहीं बनती है, ये ध्यान रखिए। तो मलाई काट लीजिए, इस समय आपके लिए यही रणनीति है। 50% आप अपना मुनाफा बुक कर लीजिए 600 रुपये के आसपास, और अगर ये और ऊपर जाता है तो 650 रुपये के आसपास जो बाकी 50% आपका प्रॉफिट है उसको भी आप बुक कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो प्राज इंडस्ट्रीज में आपको करनी है 540 से 550 रुपये के आसपास। तो मलाई की बात करिए है सर, तो कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। कॉफीडे एंटरप्राइजेस ये अगला शेयर है हमारा बजिंग लिस्ट में। अगर आप देखें तो स्टॉक में आज पिटाई होती हुई दिखी है। इनफैक्ट इसके खिलाफ एक दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की जो बातचीत है, जो अर्जी है वो दी गई है IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज की ओर से। NCLT में ये जो अर्जी है वो दी गई है। दरअसल इस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है, पैसों का भुगतान नहीं किया है, और ये रकम है 228 करोड़ 45 लाख रुपए, जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट किया गया है। और इसकी शिकायत जो है वो IDBI की ओर से की गई है। और शेयर में आप देखें 18% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा है, और आज जब ये खबर आई है तो इसमें देखिए ऊपर से गिरावट देखने को मिली है। तो क्या इस स्टॉक में ये एंट्री करने का मौका है, या फिर बचना चाहिए इस स्टॉक से, फंस सकता है कोई? देखिए पहले तो मैं कहूंगा कि एक वर्ड करेक्ट कर दीजिए, इस स्टॉक में कोई एंट्री करने का मौका नहीं है। ये सब फ्रॉड स्टॉक्स हैं। मैनेजमेंट छोड़ के भाग रहा है, आपको मैनेजमेंट बना के चिपका के स्टॉक निकल जाएगा। स्टॉक 20 रुपए 22 रुपए के पास ट्रेड हो रहा होगा, और उसके बाद ये सुजलॉन एनर्जी की तरह कुछ सालों तक 10-15 रुपए पे रहेगा। कंपनी वापिस स्टेक दूसरी कोई खरीदेगी। जब खुद ही उसने जब मैनेजमेंट ने बोल दिया हम दिवालिया हो चुके हैं, तो सर क्यों प्रमोटर बने घूर रहे हैं? पैसे पूरे खत्म हो जाएंगे। बेटर है जो पैसे बचे हैं निकाल के भाग जाइए, दूसरे स्टॉक्स लीजिए। और 25 रुपए 20 रुपए का स्टॉक भी जानना है तो एक पिछली उसमें मैंने चुन के स्टॉक में एक बैंक का नाम लिया था। आप लोग प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में उस नाम को लिख के रखिए, जिससे कि अगर आप नाम लेंगे तभी मैं उसका नाम लूंगा। अदरवाइज मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग प्रोग्राम सीरियसली नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज आप लोग उस बैंक का नाम सजेस्ट करिए। और मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक से तुरंत निकल जाइए, किसी की मत सुनिए। अब यहां से एक चीज चालू होगी, मैं आपको बताऊं, वो होगी कि यहाँ पर अब जितने भी ट्विटर हैंडल हैं
और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहेंगे एकदम अपॉर्चुनिटी मिल रही, खरीद लो, अरे डब्बा ही डुबोल हो रहा है तो खरीदने का क्या फायदा है। मेरे हिसाब से एग्जिट होना चाहिए, स्टॉक आपके लिए नहीं है, फंड में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बचिए ऐसे स्टॉक से। सर मेरे को इसमें सवाल पूछने की वजह एक और भी थी। हफ्ता 2 हफ्ते पहले खबर आई थी, कुछ किसी और ने भी जब शिकायत की थी इनके डिफ़ॉल्ट को लेकर, तो उस समय मैनेजमेंट की ओर से ये बात आई थी कि वो जो कोविड के दौरान एक जो साइलेंट पीरियड था, जो आरबीआई ने एक छूट दी थी 6 महीने के आसपास की, उस दौरान ये डिफ़ॉल्ट हुआ था, जिस वजह से इसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। इनफैक्ट उसके बाद हमने देखा था स्टॉक में एक उछाल देखने को मिला भी था। अगर आप वो चार्ट दोबारा दिखा पाएँ तो इसमें जो ग्रीन कैंडल्स बनी हैं वो आप समझ सकते हैं कि यही कारण है। आप देखिए सर, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है चार्ट का, वो एक ट्रैप की ओर कहीं ना कहीं दर्शकों को लेके जाता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। इस वजह से मैं आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि जो पिछले कुछ 1-2 हफ्ते में न्यूज़ फ्लो आया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें जो रिटेल है वो कहीं ना कहीं टेम्प्ट होता है, क्योंकि प्राइस की जो टिकट साइज़ है वो छोटा है, 50 रुपये के नीचे का स्टॉक है, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर हम देखते हैं कि ज़्यादातर उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कोई भी उछाल आए या कैसा भी रहे, आप बिल्कुल दूर रहना है स्टॉक से। संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और इनफैक्ट आपने चार्ट में वो चीज बताने की कोशिश की है जो फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं, फॉल्स चाल आती है। देखिए, जब स्टॉक गिरता है और जब इस तरीके की न्यूज आती है, हमारे यहाँ पे एक कहावत है जिसे आप भी संदीप जी फॉलो करते होंगे, दिया जब बुझने वाला होता है तो वो ज्यादा फड़फड़ाता है। और कुछ हालात इस स्टॉक के ऐसे ही है कि जब नीचे के लेवल्स आते हैं तो इस तरीके के मैनेजमेंट के कमेंट, कोशिश की जाती है कि अपना मैनेजमेंट धीरे धीरे स्टॉक निकाल सके, पैनिक सेलिंग ना आए। इन सब एक्सरसाइज से बचिए सर। मनी 9 इस चीज के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है कि आपको क्वालिटी स्टॉक्स और कैसे आपको बच के रखना है, कैसे सावधान रहना है, कैसे सेबी इतना रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, उसके बाद भी मैं कम से कम 50 स्टॉक ऐसे नाम ले सकता हूं जो पूरी तरह से मैनिपुलेटिव है। तो इस तरीके के स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए। और मैं इस पे सजेस्ट इसलिए नहीं करने की राय देता क्योंकि आप फंस जाएंगे। आप ले तो लेंगे लेकिन आप निकल नहीं पाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। तो ये चीज मत करिए, बेकार स्टॉक है, बिल्कुल ट्रैप है, बेकार स्टॉक है, आप इससे दूर रहिए। इस पे ज़्यादा चर्चा करने का दरअसल मोटिव यही था कि आप इसमें ट्रैप ना हो जाएं, फंस ना जाएं, आपका पैसा कहीं अटक ना जाए। इस वजह से इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। इससे पहले कि मैं अगले स्टॉक की ओर बढ़ूं, सर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। हमारे एक दर्शक हैं संदीप उपाध्याय जी, वो कह रहे हैं कि पहले तो आपको उन्होंने नमस्ते बोला है, और वो कह रहे हैं कि पिछले 2 एपिसोड किसी कारणवश उन्होंने आपके मिस कर दिए हैं, और आज सुबह से वो बैठे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत ही फन मिजाज में आप जिस तरह से शेयर देते हो, और ख़ास तौर पे जिस तरह से आपने ये कमिटमेंट किया है, जो वादा आप निभा रहे हैं हर सोमवार हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, उसकी वो आपकी सराहना कर रहे हैं। उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग पूरे मनी 9 की टीम भी आपका शुक्रिया अदा करती है। आप लोग अब इतने सीरियस रहते हैं, इतने तरीके से आप लोग फॉलो करते हैं, और हमें भी बड़ा मोटिव मिलता है। देखिए, आपके जो ये कमेंट है ना पॉजिटिव, इससे आप देखिए संदीप जी के चेहरे में इसीलिए स्माइल इतनी बढ़ती जा रही है। पीछे से जो टीम है, एडिटर की टीम है, वो भी आपको जो इसी तरीके से उनकी भावनाएं जो व्यक्त कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है सर जब आप लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। खुशी इस बात से भी मिलती है सर कि अगर किसी का पैसा बनता है, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से बनती है कि आपका पैसा कहीं फंस ना जाए, अटक ना जाए, आप कहीं स्टक ना हो जाएं, और आपका पैसा टूटे ना, यानी कि आपका पैसा कम ना हो, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो ही आप बाजार में पैसा लगा के पैसा बना पाएंगे। मनी 9 की यही कोशिश है कि आपका पैसा किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, कैसे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन किया जाए। उसके लिए आपकी रवि सिंह जैसे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार आपकी मदद उसमें करते भी हैं, और जिस तरह से रवि सिंह ने मदद करी है आपकी, और उसमें जैसे आर फॉर रवि वैसे ही आर फॉर रेलवे स्टॉक्स आगे आज भी बजिंग है। जो G20 सम्मेलन की बात है उसमें एक देखिए एक ऐतिहासिक करार होता हुआ दिखा है उसमें। उसके बाद से आप देखिए रेलवे शेयरों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, क्योंकि भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट इसको लेके एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की जो बात है, उसकी जो घोषणा है वो G20 सम्मेलन में की गई, जिसमें पोर्ट और उसके साथ साथ जो रेल नेटवर्क है उसके जरिए जो पूरा नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको जो बनाने की बातचीत है वो इस G20 समिट में की गई, जिसमें भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप इसके बीच में कहीं ना कहीं जो रेल कॉरिडोर है, जो पोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी है, उसको और बढ़ाने की जो बातचीत है वो की गई है। तो भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में तो ये पहला गलियारा होता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए रेलवे स्टॉक्स में अगर आप देखें दमदार एक्शन देखने को मिला है। 3-4 स्टॉक्स हैं जिसमें आप इरकॉन की बात कीजिए, रेलटेल की बात कीजिए, IRFC, RVNL, इन स्टॉक्स में आप देखिए 5 से 20% तक के गेंस जो हैं वो स्टॉक में देखने को मिले हैं। तो पराज में तो आपने कहा कि सर मलाई पूरी छट चुकी है, उसमें आप पूरी तरह से मुनाफा बुक कर लीजिए।
रेलवे स्टॉक्स में क्या करना है, क्योंकि आज G20 सम्मेलन के बाद रेलवे स्टॉक्स में भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए IRFC, टेक्स रेल, टीटागढ़, मैं नाम ले रहा हूं इसलिए क्योंकि लोग अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखते चलिए, जिससे दूसरों को भी मदद मिलेगी। एयरकॉन, फिर से वापस नाम ले लेता हूं, एयरकॉन, राइट्स, RVNL, कॉनकॉर, टीटागढ़ वैगन, रेलटेल, IRFC, टेक्स रेल, इन सब में 20 से 22% की रैली दिखाई देगी। पूरा फंड अगर आपके पास जो भी आपको डालना है इन स्टॉक्स में डिवाइड कर दीजिए, बस एक से दूरी बनाकर रखिए, वो है IRCTC। क्योंकि मैं IRCTC के पीछे कई फंडामेंटल है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो स्टॉक्स आपको दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनको पकड़िए, और ये स्टॉक्स यहाँ से 20 से 22% और चलते हुए नजर आएंगे। ये मत सोचिए कि IRFC इस समय 32 रुपए के स्टॉक 84 रुपए हो गया, आप कहां जाएगा? अरे सर 100 110 भी हो जाएगा, अभी 15-20% की रैली बाकी है। तो मुझे लगता है कि आप स्ट्रैटेजी ये बनाकर रखें, ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो RVNL पे तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था। इरकॉन, रेलटेल, टेक्स रेल, कॉनकॉर, IRFC, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे आप नज़र रखिए। रवि जी पहले भी आपको रिकमेंड कर चुके हैं। इनफैक्ट इस चीज़ को उन्होंने बहुत डिसाइसिवली, बड़े भरोसे के साथ आपको कहा था कि रेलवे स्टॉक्स में आप बने रहिए। ये वो स्टॉक्स हैं, ये वो स्पेस है जहाँ पे शायद आपका पैसा बन सकता है, जो रैली है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। और उसका आपने एग्जांपल देखा भी है, किस तरह से स्टॉक्स चलते हुए दिखे हैं, और यहाँ से भी अभी भी जो रैली है वो शायद कंटिन्यू हो सकती है। तो उसको आप पूरा फ़ायदा उठाइए, और जो स्टॉक्स आपको बताए गए हैं रेलवे से जुड़े हुए, उनमें आप चाहें तो पोजीशंस यहाँ से भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश बची हुई है। अगले स्टॉक की ओर चलते हैं, जो कि आज बजिंग कैटेगरी में हमने आज चुना है, और वो है SJVN का। दरअसल इन्होंने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके जरिए ये साइन किया गया है, और सब्सिडरी कंपनी का नाम है SJVN ग्रीन एनर्जी, जिसने ये करार किया है। इनफैक्ट इन्होंने एक 18 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। इस प्रोजेक्ट की अगर आप बात करें, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ पंजाब में BBMB की ज़मीन पर लगाया जाएगा, और ये हो सकता है कि अगले साल तक पूरा होता हो दिखे। 1 साल की अवधि है, अगस्त 2024 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा होने की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि SJVN में आज 17% तक का जो उछाल है वो देखने को मिल रहा है। तो रेलवे के साथ साथ अगर हम सर पूरा PSU एज अ पैक की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी दमदार एक्शन देखने को मिला है। इसमें भी आप देख सकते हैं SJVN का चार्ट आपको दिखा भी रहा है किस तरह से ग्रीन कैंडल्स पिछले कुछ दिनों में बनी है, और किस तरह का अपसाइड स्टॉक में देखने को मिला है। क्या करना है सर? 76 रुपये के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है SJVN में। क्या मुनाफा वसूली कर लें, या यहाँ पे भी अपसाइड की गुंजाइश बाकी है? नहीं, देखिए जो चल रही है उससे उतरने की भी बीच में जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये 90 रुपए तक एक कंसोलिडेटेड अपसाइड रैली यहाँ पर बनी रहेगी। थोड़ा सा रुकेगा, स्टॉक थोड़ा परेशान कर सकता है आपको ये 70 और 72 के बीच में, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको 90 रुपए के टारगेट के लिए बने रहना चाहिए, और इसका फायदा अभी लॉन्ग टर्म पे और ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 90 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो SJVN में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको थकता हुआ दिखे शेयर, थोड़ा सा टाइम लेता हुआ दिखे, लेकिन रैली जो है ये 90 तक जा सकती है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एक स्टॉक जो कि सरप्राइज कर रहा है आज, जिसमें रैली पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले, वो है वोडाफोन आइडिया का। दरअसल आज इस स्टॉक में जो एक्शन बन रहा है उसकी वजह है जो खबर आई है, जिस वजह से इसमें हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा एक्शन बना है। मार्च तिमाही के लिए इन्होंने जो 50% का स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस यानी SUC और जो लाइसेंस की फीस है उसका 50% का भुगतान इन्होंने कर दिया है। बावजूद इसके कि कंपनी अभी भी फंड्स जुटा नहीं पा रही है, और DOT को यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को इन्होंने कहा है कि जो जून तिमाही का 90% ड्यू है वो ब्याज समेत ये चुका देंगे, ऐसा इन्होंने DOT से कहा है। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता है वो दिखा है, बावजूद इसके कि अभी भी ये फंड जुटाने में इनको दिक्कतें होती हुई दिख रही है। फ्रेश जो पूंजी है ये कंपनी नहीं जुटा पा रही है, लेकिन शेयर में आज हमने देखा है कि 10% तक का जो उछाल है वो देखने को मिला है। 10 रुपये का लेवल डिसाइसिवली पार हो गया आज, तो स्टॉक 11 रुपये के भी ऊपर निकल गया। सर वोडाफोन आइडिया में क्या राय होगी आपकी? देखिए अभी ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है जो मोमेंटम गेन किया इसमें 14 साढ़े 14 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और थोड़ा सा और समय दें, क्योंकि बहुत से लोग पुराने भी इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन ये है कि कंपनी जो एक्टिविटी कर रही, फंड जुटाने की जो कोशिश कर रही है, उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अभी के लिए 14 रुपए का टारगेट आने दीजिए, उसके बाद अगली आगे की स्ट्रेटजी देखते हैं। 14 रुपये तक के टारगेट्स वोडाफोन आइडिया में आसानी से आ सकते हैं, वहाँ तक आप
धीरे धीरे इसको होल्ड करके रखें, कोई जल्दबाजी ना करें। स्टॉक में जो एक्शन बना है ये कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। टाटा कम्युनिकेशन ये अगला शेयर है जहां पे आज हमने देखा कि काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। दो खबरें हैं जो जिस वजह से टाटा कम्युनिकेशन फोकस में है। पहला तो है आयकर विभाग यानी आईटी विभाग के एक नोटिस आया था इस कंपनी को, जिसको इन्होंने IT-AT में चैलेंज किया है, उसमें एक अर्जी दी है इनको। दरअसल आईटी विभाग ने 228 करोड़ के आसपास का TDS भुगतान का जो ऑर्डर है वो जारी किया था, जिसके खिलाफ इन्होंने IT-AT में अपील की है, उसके ऑर्डर को चुनौती दी है। और दूसरा है कि टाटा ग्रुप ने एनवीडिया के साथ, ये US की एक चिप बनाने वाली कंपनी है, उसके साथ एक AI इंफ्रा डेवलप करने के लिए करार किया है। इसमें रिलायंस के साथ भी करार किया गया है, जियो की जहाँ तक बात है। और उसी के चलते हम देखा है कि स्टॉक में आज 4% तक का उछाल देखने को मिला है और स्टॉक ने आज 1,957 रुपये 35 पैसे की जो रिकॉर्ड ऊंचाई है, जो रिकॉर्ड हाई लेवल है, उसको भी टच किया है। टाटा कम्युनिकेशन सर, इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे अलग है, क्योंकि टेलीकॉम एज अ पैक में हम देखते हैं कि इस कंपनी की चर्चा नहीं होती है, ये वैसे नहीं है जैसे भारती और रिलायंस जियो है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा बताइए और क्या करना है स्टॉक में रिकॉर्ड हाइस के आसपास, वो भी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने संदीप जी भी बताया कि अब कंपनी जो है, एक तो पहली बात है कि टेलीकॉम सर्विसेज से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे इनके जो नेटवर्क हैं, कई ऐसे करार हैं जिसकी वजह से इनको जो है वो प्रोजेक्ट्स काफी मिल रहे हैं और उसका फायदा भी सीधा सीधा कंपनी को मिल रहा है। तो अभी के हिसाब से यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मूव है वो काफी साइलेंट दिखाई दे रहा है और आगे चूंकि टाटा ग्रुप इसमें जो है वो कई फंड इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रहा है और साथ ही अपनी कंपनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर को डेवलप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स को आगे बेनिफिट और मिलेगा और अभी का जो मोमेंटम उसमें 2,500 तक के लेवल आप फिर से नोट कर लीजिए, 2,500 तक के लेवल आते हुए नजर आएंगे। तो स्टॉक्स की जो चाल है वो आप टाटा कम्युनिकेशन से ज्यादा जो है वो रिलेट मत करिए, क्योंकि ये टेलीकॉम सर्विसेज की जगह अदर सर्विसेज में काफी अग्रेसिव तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप बैलेंस शीट पे देखें तो 543 करोड़ से लेकर के 384 करोड़ तक का प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कन्वर्ट किया, 4,325 करोड़ के करीब का सेल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल नंबर्स पर काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो ये फायदा मिलेगा, 2,500 के टारगेट लेके चला जा सकता है। तो रिटेल के बजाय ये कंपनी एंटरप्राइज कारोबार के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है और जिस तरह से आपको फंडामेंटली पूरा बताया भी है रवि जी ने कि जिस तरह के नंबर्स हैं इनके, जो मुनाफे के नंबर ये कंपनी दर्ज कर रही है, फंडामेंटल तो अच्छे हैं ही हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी है। 2,500 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। कितना टाइम फ्रेम देना होगा सर, कब तक आ जाएंगे 2,500 के लेवल? देखिए, अभी का जो मोमेंटम है जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे लगता है आने वाले 8 से 12 महीने में ये टारगेट बड़ी जल्दी अचीव होते हुए नजर आएगा। 8 से 12 महीने में टाटा कम्युनिकेशन में 2,500 तक के जो लेवल्स हैं वो आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। दमदार एक्शन स्टॉक में देखने को मिला है और आगे भी मूव काफ़ी दमदार देखने को मिल सकता है।